कैसा दिखता है एलएसी? दौलत बेग ओल्डी से गलवान तक बताएंगे आज तक के रिपोर्टर। आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे कि पहाड़ में जो नदी जैसे गलवान आपने देखा था, किन इलाकों से होकर कैसे गुजरती है। क्या वहां पर रहा होगा जब आमने सामने की लड़ाई हुई होगी? चीन को जहां मिल रहा मुंहतोड़ जवाब। ऊंचे पहाड़ों पर लहरा रहा तिरंगा। और जिस तरह की टेरेन यहाँ पे है काफी सिमिलर है। रगिड टेरेन है, चढ़ाई चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। कैसी है गलवान घाटी? क्या है घाटी की नदियों का सामरिक महत्व? फिंगर्स पर क्यों छिड़ी है जंग? आज तक पर देखिए एलएसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय लेह से लगभग 40 किलोमीटर आगे हैं, क्योंकि आपको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सफर पर ले चलेंगे अपने साथ सड़क के रास्ते। गौरव सावंत मेरे साथ रहेंगे और हर एक पड़ाव पर जहां हमारे संवाददाता तैनात हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां से हम उनकी आंखों देखी भी आपको बताएंगे। देखिए, देश हित में यह होता है कि हम आपको उस जगह का नाम कम से कम न बताएं। हाँ, हम वहां की ऊंचाई, वहां का सारा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि उस ऊंचाई पर कितनी कठिनाई में हमारे जवान इस समय तैनात है, मुस्तैद है। यहाँ पर गौरव लगभग 18 डिग्री होगा तापमान। इस समय हम लोग 11,500 पौने 12,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। जी। 18 डिग्री दिन के टाइम है। हाँ। रात के टाइम 5 से 7 डिग्री हो जाता है। लेकिन 18 डिग्री से हम शुरू कर रहे हैं अपना सफर और आगे बढ़ते हुए आपको एक एक इलाका, फिंगर कहते हैं, फिंगर दिखता कैसे है? सैटेलाइट मैप से नहीं, अपनी आंखों से हमारे साथ चलिए सफर पर और एक एक पड़ाव की एक एक हकीकत आपको दिखाते हैं। चलिए गौरव, चलिए। 850 किलोमीटर से ज्यादा लंबा दायरा है भारत और चीन की इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख के इलाके में। मैं नेविगेटर की भूमिका में, क्योंकि रास्ते यहाँ पर बहुत जरूरी होते हैं गौरव, इन इलाकों में ड्राइव करना भी बहुत आसान नहीं होता है। गौरव, जिस तरह से हम इतने दिनों में देख रहे हैं, कितनी बातें हो गई, चाइना वॉर एक्सरसाइजेज अपने कर रहा है, चाइना क्या सचमुच में वॉर चाह रहा है? आपका गट फीलिंग क्या कह रहा है? श्वेता, चाइना बिना युद्ध लड़े जीतने की साजिश रच रहा है और ये चाइनीज फिलॉसफी है सुन त्सू की। दुश्मन को मनोवैज्ञानिक तरीके से इतना डरा दो कि बिना युद्ध लड़े या एक बहुत ही शॉर्ट शार्प युद्ध लड़के आप जीत जाओ, ताकि दुश्मन रिएक्ट भी ना कर पाए। चाइना इसमें सफल हो चुका है कुछ और देशों के साथ, लेकिन भारत के साथ वो सफल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने न केवल मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, बल्कि कुछ ऐसी चोटियों को अपने कब्जे में लिया है जिससे चाइना बैकफुट पर है। चलिए हम अपनी ये रिपोर्ट देख लेते हैं और ये रिपोर्ट हमारे दर्शकों को पूरी स्थिति साफ कर देगी। ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं आपको, और जिन इलाकों से हम गुजर रहे हैं इन्हें भी ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे कि पहाड़ में जो नदी जैसे गलवान आपने देखा था, वो किन इलाकों से होकर कैसे गुजरती है। क्या वहां पर रहा होगा जब आमने सामने की लड़ाई हुई होगी? पहले ये रिपोर्ट, जैसा गौरव बताया। भारत पर छिपकर वार करना चीन को महंगा पड़ा है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के एलएसी की तमाम ऊंची चोटियों से चीन को बेदखल कर दिया है। पहली बार चीन को भारतीय सेना ने चौंका दिया है। एक एक कर सारी चोटियों पर शूरवीर जवानों ने तिरंगा फहरा दिया है। चोटियों पर पहुंची चोट से चीन बौखला गया है, लेकिन उसकी मुराद अभी पूरी नहीं हुई है। लिहाजा भारतीय फौज ने इन पहाड़ों पर चीन की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। वो चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के साथ ही सैनिकों की तैनाती के साथ ही तोपों की तादाद भी बढ़ा रहा है। ऊंचाई पर बढ़ती भारत की ताकत से चीन के पैर उखड़ रहे हैं। पहली बार चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है। चीन घुटने टेकता नजर आ रहा है। जमीन पर जहां थल सेना के जवानों ने चीन को पीछे धकेल दिया है, वहीं वायुसेना चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। चीन का मकसद
शुरू से ही पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की मौजूदगी को कम करना था। वो इस इलाके में भारत की ओर से सड़क और पुल बनाने के काम में अड़ंगा डाल रहा था, लेकिन भारत ने इस इलाके में विकास को नहीं रोका। इस बात से चीन बौखला गया। चाइना बिना युद्ध लड़े जीतने की साजिश रच रहा है और ये चाइनीज फिलॉसफी है सुन त्सू की। लेकिन भारत के साथ वो सफल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने न केवल मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, बल्कि कुछ ऐसी चोटियों को अपने कब्जे में लिया है जिससे चाइना बैकफुट पर है। चीन ने भारत को उकसाया तो भारत ने भी साफ कर दिया कि वो चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा। और इस दौरान भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और थल सेनाध्यक्ष के अलावा वायु सेनाध्यक्ष ने भी लद्दाख का दौरा किया। भारतीय सेना ने इसी बुलंद हौसले से चीन की हर चाल को नाकाम कर दिया है। गलवान की घटना के बाद चीन ने पेंगोंग के दक्षिण में नई चाल चली थी, लेकिन भारत ने चीन को उसी के खेल में बुरी तरह पटक दिया। इससे शक्तिशाली चीन लद्दाख के पहाड़ों में भारतीय सेना के नीचे आकर कमजोर हो गया है। इसी बात से चीन बौखलाया हुआ है और युद्ध का खतरा बना हुआ है। लेकिन भारत भी चीन की चाल को अच्छी तरह समझता है और भारत के जवाब से चीन हैरान है। उसे अंदाजा नहीं था कि एलएसी पर भारत की तरफ से ऐसा जवाब मिलेगा। एलएसी पर जहां-जहां चीन की सेना तैनात है, वहां-वहां भारतीय सेना उतनी ही संख्या और उतने ही हथियारों के साथ चीन की आंख में आंख डालकर खड़ी है। चीन के सरकारी अखबार भारतीय सेना को सर्दियों की धमकी दे रहे हैं। उनको लगता है कि अगर भारतीय सैनिक पेंगोंग झील के दक्षिणी तट से नहीं हटते तो चीनी सेना पूरे ठंड के मौसम तक उनके साथ मुकाबला करती रहेगी। भारतीय सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन में 365 दिन तैनात रहते हैं, जहां -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। ऐसे में भारतीय सेना को सर्दियों की धमकी देना भी चीन की बड़ी भूल साबित होगी। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख आज तक। आपको बताएं हम कि फिंगर्स क्या होते हैं। फिंगर्स आप असल में मैप में एक देखना और ये समझना कि पहाड़ों का जो जमीनी हिस्सा है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, अगर हम इसे पहाड़ी उंगलियां कहें गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। पहाड़ी उंगलियां मतलब कि जिस तरह वो एक तो शेप भी उनकी फिंगर की तरह है, उंगली की तरह है। ये तो मैच नहीं कर रहा है वैसे, लेकिन लगभग हम समझे कि बीच से जो ऐसे देखिए एक फीचर दिख रहा है जो एकदम प्रोट्रूड करके जा रहा है पानी में। एग्जैक्टली फिंगर एरिया पेंगोंग का तो शायद नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर। कैसे आता है? ऊपर एक रिज लाइन है, रिज लाइन से 5 उंगलियां या 8 उंगलियां ऐसे नीचे जा रही हैं और वो पेंगोंगसो झील में जा रही हैं। वहां 4 फिंगर तक हम थे, 4वीं से 8वीं तक नोमैन्स लैंड था एक तरह से, और 8वीं के बाद चीन का। 5वीं पे भी फोर्टिफाई कर रहे हैं। चीन बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप को फोर्टिफाई कर रहे हैं फिंगर 5 पर, लेकिन उसको हमारे स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया। फिंगर 4 पर चीन से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने आप को वहां पर स्थापित करके अपनी मशीन गन पोजीशंस वहां पर बनाकर। यहाँ पर भी अगर आप इन फीचर्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए, देखिए कि जो ऊंचाई वाले हिस्से पे अगर आप बैठेंगे तो नीचे कोई अपने अगर कैंप बना भी ले, नीचे से आने की कोशिश भी करे, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। एक चट्टान भर अगर लुढ़का दी जाए तो उसकी परिस्थिति समझ लीजिए। और चीन तो कोशिश कर रहा है, रात के अंधेरे में कोशिश करता है। बहरहाल पेंगोंग त्सो का इलाका जो है, जो हमने अपनी आंखों से कम देखा है, लेकिन आपको इस समय की हम तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि चाइना के लिए मेहनत नहीं रह जाएगी, उसे जासूसी नहीं करनी पड़ेगी अगर सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे। हम आपको समझा रहे हैं एलएसी कैसा है, और इसीलिए डीबीओ जहां पर कोई भी भारतीय चैनल या विदेशी चैनल भी, कोई भी रिपोर्टर आज तक नहीं पहुंचा है, इस कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में गौरव सावंत वहां पर पहुंचे। एक रिपोर्ट पर एक नजर डाल लीजिए, फिर हम आगे और हिस्से आपको दिखाते हैं। लेह से दौलत बेग की सड़क का हर हिस्सा सामरिक महत्व का है। यहाँ आबादी का नामो निशान नहीं है, हालात बेहद जटिल हैं। चीन ने दूर दराज के इस इलाके में हमारी कमजोरी का फायदा उठाने की साजिश रची। उसने खुद तो बॉर्डर के बिल्कुल करीब सड़क बना ली, लेकिन उसे भारत के सड़क बनाने पर आपत्ति है। चीन की यह नियत उसकी जमीन हड़पने की साजिश की पोल खोलती है।
श्योक नदी पर बनाया गया ये पुल उसकी साजिश का जवाब है और वो एलएसी के पास भारत की बढ़ती ताकत को देखकर बहुत बेचैन है। हम इस समय डुरबुक से 150 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। 14,650 फीट की ऊंचाई पर कर्नल छिवांग रिंचन महावीर चक्र एंड बार सेना मेडल लद्दाख के हीरो के नाम पर यह ब्रिज पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है। और यह ब्रिज प्रकृति का चमत्कार नहीं है, ये सेना के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का परिणाम है। क्यों? क्योंकि इस ऊंचाई पर श्योक नदी पर यह ब्रिज बनाना एक समय लगभग असंभव माना जाता था। श्योक नदी पर बना ये पुल हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पुल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। सेना 12 महीने तक इस पुल का इस्तेमाल कर सकती है। भारी से भारी वाहन इससे गुजर सकते हैं। ये बताइए, जब ये ब्रिज नहीं बना था, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2019 में इसका उद्घाटन किया। उससे पहले हमारे सिपाही और हमारी गाड़ियां कैसे जाती थी? क्या नदी पार करती थी? उससे पहले नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। जब नदी का फ्लो बढ़ता था तब थोड़ी दिक्कतें आती थी। वहाँ पे बीच में एक ब्रिज है, लेकिन नदी का पानी इतना हो जाता था कि इसको एरियल केबल वे के यूज करते हुए क्रॉस किया जाता था। बट अब ये ब्रिज है तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई है आगे की तरफ। 14,650 फीट की ऊंचाई पर ये लोहे का ब्रिज भारत के लौह संकल्प का प्रतीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में भारत के हित में है और राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम निरंतर चलता रहेगा। और 255 किलोमीटर लंबी यही सड़क डीएसडीबीओ रोड इसका प्रमाण। इस समय हम लोग डीएसडीबीओ रोड पर लगभग 18,200 फीट की ऊंचाई पर हैं और ये इस रोड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस रोड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक मेरे पीछे वो रीमो ग्लेशियर है और यहीं से पानी आता है श्योक नदी में। कितना कठिन है यहाँ पर सड़क बनाना, जब हम लोग को बात करने में भी 18,000 फीट पर समस्या हो रही है। मैं आपको सबसे पहले गर्व के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे ऊंची आरसीसी का ऑफिसर कमांडिंग हूँ और हमारा ये लास्ट 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यहाँ सिर्फ हम 4 महीना काम कर सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। उसमें भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक काम कर पाएंगे। इस समय भी आप ये देख सकते हो कि बहुत ज्यादा हवा चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। ये विटामिन सेट होने के लिए हमें 140 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए और 120 से नीचे अगर चला जाता है तो ये ब्लैक टॉपिंग सेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ काम करना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है, तो हम उसको करके दिखाएंगे। हमारा सफर दुरबुक से शुरू हुआ था और अब हम दौलत बेग ओल्डी से 10 किलोमीटर पीछे हैं। यानी 245 किलोमीटर का सफर तय करके हम भारत की सबसे ऊंचाई वाले मोर्चे पर पहुंचने वाले हैं। 16,696 फीट की ऊंचाई पर ये दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ALG या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। यहाँ पर वायुसेना ने 1962 में अपने विमान उतारे थे। 1962 के अलावा 2008 में AN-32 एक विमान उतारा था और फिर 2013 में C-130J हर्क्यूलिस विमान यहाँ पर उतारा गया था। अभी भी यहाँ पर एक हेलीपैड है। वो हेलीपैड यहाँ पर रसद सामग्री, जरूरत का सामान लेकर आता है और ठीक उसके पीछे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।